नमस्कार। मैं डॉक्टर सुदर्शन सिंह राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर, मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है गांधी इरविन समझौता। गांधी जी और उस समय के भारत के वायसराय इरविन के बीच में एक समझौता 1931 में हुआ था, जो कि एक महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है, क्योंकि इस समय में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही, जैसा कि हमने चर्चा की थी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। इसी के क्रम में जब यह आंदोलन तेजी से चला और उसके साथ साथ अंग्रेजी दमन चक्र भी चला, और ऐसे समय में जब अंग्रेजों को लगा कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगला जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित होने वाला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें भाग लेना अति आवश्यक है। अतः अंग्रेजों के आग्रह पर, उस समय के वायसराय इरविन के आग्रह पर, गांधी जी और इरविन के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं। हालांकि इस समझौते से पहले कई दौर की बैठकें हुई और उन बैठकों के बाद में लगभग 15 दिन तक इस तरह का क्रम चलता रहा, और 15 दिन की लगातार कोशिश के बाद में गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया कि वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को अंग्रेजों के द्वारा यदि माना गया तो वे दूसरे सम्मेलन में हिस्सा लेने पर विचार कर सकते हैं। तो ये जो शर्तें जो इस पैक्ट के अंदर रखी गई थी, उन शर्तों के आधार पर ये जो समझौता हुआ था, इसी को गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। तो 1931 के इस समझौते के बहुत सारे मायने हैं। सबसे पहले हम उन शर्तों पर विचार करेंगे जो गांधी जी के द्वारा इरविन के सामने रखी गई थी, और इरविन के द्वारा ब्रिटिश सरकार की तरफ से उन शर्तों को स्वीकार किया गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण, यानी सबसे पहली जो शर्त थी वो ये थी कि जिस तरीके से जो गोलमेज सम्मेलन के बाद में गोलमेज परिषद का गठन किया गया था, तो उस गोलमेज परिषद के अंदर भारत के संघीय प्रणाली को लागू किया जाएगा, ये समझौते के अंदर एक महत्वपूर्ण शर्त ये रखी गई थी। इसके अलावा कि जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था और उस आंदोलन के अंदर जो भारतीयों को आर्थिक नुकसान हुआ था या उनकी संपत्ति को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त किया गया था, उन सब की संपत्ति को पुनः उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। जिन भारतीयों की सरकारी नौकरियां सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चली गई थी या उन्होंने सरकारी पदों से त्यागपत्र दे दिया था, उन सबको भी पुनः सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा जो बहुत अधिक हिंसक घटनाओं में लिप्त नहीं थे, ऐसे जो व्यक्ति है जिनको जेलों में बंद किया गया है, उनकी तुरंत रिहाई की जाएगी। इसके अलावा जो कर की दर है, उस कर की दर को घटा करके कम करने का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो संपत्ति जब्त कर दी गई थी, उस संपत्ति को वापस किया जाएगा, और नशीले पदार्थों की बिक्री पर शांतिपूर्ण तरीके से धरने देने की छूट दी जाएगी। समुद्र तट के पास में, उसके समीप जो निवास करने वाले लोग हैं, उन लोगों को नमक कानून के तहत या उनको इस प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाए जिससे वो नमक वहाँ पर अपने अनुसार बना सके, नमक का उत्पादन कर सके। और सरकार ने आंदोलन की अवधि में जो सेवा से मुक्त कर दिए गए थे भारतीयों को, उनको पुनः शामिल करने का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा
राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने की बात इसके अंदर की गई, और जो कुछ भारतीय संस्थाएं थी जिनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, उन संस्थाओं को भी पुनः बहाल करने की शर्त इसके अंदर रखी गई। तो इस प्रकार से गांधी जी ने अनेक शर्तों का इसमें समावेश किया था, और सरकार की तरफ से इरविन ने इन शर्तों को मानने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी थी। उसके बदले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये स्वीकार किया कि सबसे पहले तो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगले जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होने वाला है लंदन में, उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी। तो प्रारंभ में इसके लिए 3 सदस्यों के रूप में बात हुई थी कि महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के साथ में एम अंसारी जी, और अंसारी जी के साथ में सरोजिनी नायडू, ये तीनों ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, इस बात की सहमति बनी। इसके अलावा दूसरा, जो आंदोलन के समय जो पुलिस ज्यादतियाँ की गई थी और उन ज्यादतियों के विरुद्ध जो भारतीयों के द्वारा केस किए गए थे, उन केसेज को भी वापस लेने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह तय किया कि समस्त प्रकार के जो बहिष्कार, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत बहिष्कार का जो समर्थन किया गया था और समस्त प्रकार के जो ब्रिटिश सरकार और संस्थानों के विरुद्ध बहिष्कार की नीति अपनाई गई थी, उस बहिष्कार की नीति को अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस त्याग देगी। तो ये इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात थी। और एक और बात जो गांधी जी ने इसमें शामिल की कि यदि ब्रिटिश सरकार अपनी शर्तों पर कायम नहीं रही तो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो एक अन्य आंदोलन यानी द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को छेड़ने पर विचार कर सकती है। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से कुछ बातों को, कुछ शर्तों को स्वीकार करते हुए इस समझौते को स्वीकार कर लिया गया। परंतु जब ये समझौता हुआ, समझौता होने के बाद में जो भारतीय राजनेता उस समय के थे, उनके द्वारा मिलीजुली प्रतिक्रिया दी गई और भारतीय जनमानस को जो अपार संभावना दिख रही थी कि गांधी जी जब इरविन से समझौता करेंगे तो उस समझौते के अंदर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा को माफ करवाएंगे या फांसी की सजा को कारावास के अंदर या आजीवन कारावास में बदलवा देंगे या सजा की अवधि को कम करवा देंगे। ऐसा विश्वास संपूर्ण भारत की जनता को था। परंतु गांधी जी के द्वारा इस समझौते के अंदर इस शर्त को नहीं रखा गया, ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई जिसमें इन तीनों की फांसी की सजा को माफ किया जाए या फिर उस सजा को कम किया जाए। तो ये बात नहीं रखने के कारण उस समय के जो भारतीय और मूल रूप से जो युवा वर्ग थे, उनके अंदर निराशा छा गई थी। और सुभाष चंद्र बोस ने इस बात का जिक्र भी किया और उन्होंने ये कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी जी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा को माफ करने की बात इस समझौते में रखेंगे, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाना निराशाजनक है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये महात्मा गांधी की एक राजनेता के रूप में असफलता है। इस तरीके से कई सारी मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। दूसरा, अगर इसकी समीक्षा करें हम, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इस समय में 2 प्रकार की विचारधाराएं आ गई थी। एक जो विचारधारा थी जिसको दक्षिणपंथी विचारधारा कहा जाता है और दूसरी विचारधारा जिसको वामपंथी विचारधारा कहा जाता है। तो जैसा दक्षिणपंथियों में, जैसा कि के.एम. मुंशी ने भी कहा है, तो उन्होंने इस समझौते का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि ये जो गांधी इरविन समझौता है, ये भारत के अंदर भविष्य में जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, उस संविधान निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। और कहीं न कहीं जो इस समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में जिस तरीके की स्थितियां भारत में बनी थी, जिस तरीके की घटनाएं भारत में हो रही थी, उन सब घटनाओं से भी मुक्ति मिलेगी। दूसरी तरफ जो वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे, वो इस समझौते को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं ये समझौता ऐसा लगता है कि गांधी जी ने राष्ट्रवाद का समर्पण ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सामने कर दिया है। इस प्रकार से उस समय के पत्र पत्रिकाओं में भी इस समझौते को लेकर के अनेक प्रकार के जिक्र हुए। और जैसा कि इस समय जो चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे
और चर्चिल नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से महात्मा गांधी से बराबरी के दर्जे पर बातचीत की जाए, क्योंकि उन्होंने ये कहा भी था कि इरविन जो है वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि है और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते वो एक अर्धनग्न फकीर, गांधी जी के लिए चर्चिल ने ये शब्द प्रयोग किया था कि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते वो गांधी जी से, जिसको उन्होंने कहा था कि एक अर्धनग्न फकीर के सामने बराबरी का समझौता किया जाना उचित नहीं है, अनुचित है। लेकिन जब ये समझौता हुआ, समझौता होने के बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जब कांग्रेस राजी हुई और इस समझौते को स्वीकृत करवाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची में 1931 में एक अधिवेशन हुआ, तो उस कराची अधिवेशन के अंदर अनेक जो नेता थे उन्होंने इसका विरोध भी किया, क्योंकि गांधी इरविन समझौते में वो सारी बातें नहीं आ पाई थी जो भारतीय जनमानस चाहता था। लेकिन विरोध के बीच में, यानी विरोध इतना तीव्र था कि गांधी जी जब कराची अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे तो उनकी कार के सामने काले झंडे दिखा करके उनका भयंकर तरीके से विरोध किया गया और बहुत सारे प्रदर्शन भी हुए। लेकिन अंत में सरदार पटेल के द्वारा समझाइश की गई और सरदार पटेल ने समझाइश करके इस बात को स्वीकृत करवाया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए महात्मा गांधी, अंसारी और सरोजनी नायडू को अधिकृत किया गया। परंतु ब्रिटिश सरकार के साथ में कोई विशेष इस समय में सहानुभूति जब विशेष प्रकार की प्राप्त नहीं होने वाली थी, तब ये उन्होंने केवल गांधी जी को इसमें भेजने का निर्णय लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण बात इस समय में ये थी, क्योंकि इस समय तक परिस्थितियां बदल चुकी थी, जैसा कि अनेक राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने लिखा है और उन्होंने इस प्रकार से, जैसे रजनीपाम दत्त ने भी लिखा है, तो रजनीपाम दत्त ये कहते हैं कि यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेती तो हो सकता था कि भारत के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हो जाते, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब आयोजित हुआ था उस समय में ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी की सरकार थी और लेबर पार्टी की सरकार कहीं न कहीं भारत के पक्ष में थी और भारतीयों के लिए कुछ शिथिलता और कुछ सुव्यवस्थाएं करने के पक्ष में थी। परंतु जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ उस समय में वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो चुका था और इस समय 1931 के अंदर सत्ता परिवर्तन के बाद में वहाँ पर भारत मंत्री का पद भी जो था वो मौर्य के पास आ गया था और मौर्य जो थे वो कट्टरपंथी विचारधारा के समर्थक थे और वो कहीं भी किसी भी तरीके से भारतीयों को कुछ भी रियायतें देने के पक्ष में नहीं थे। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब चर्चिल भी भारत विरोधी थे, वहाँ के प्रधानमंत्री, भारत मंत्री भी भारत को रियायतें नहीं देना चाहते थे और इसी समय में जो इरविन के साथ में समझौता हुआ था गांधी जी का, उस वायसराय इरविन को हटा करके विलिंगटन को भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया था। तो सारी की सारी बदली हुई परिस्थितियों के अंदर ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर गांधी जी ने हिस्सा लिया। ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में जब ये सम्मेलन वहाँ पर आयोजित हो रहा था और बहुत लंबे वाद विवाद के बाद भी किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया और अंतिम भाषण जब गांधी जी का हुआ तब गांधी जी ने ये स्वीकार किया कि उन्हें जो उम्मीद थी ब्रिटेन की सरकार से, वो उम्मीद पर बिल्कुल ही खरी सरकार नहीं उतरी है। इसलिए गांधी जी ने इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर कुछ भी हासिल होना नहीं बताया। यहाँ तक कि जब लंदन से गांधी जी भारत आए तब उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि वे खाली हाथ लौटे हैं, परंतु उन्होंने देश की जो अस्मिता है उसके साथ में कोई समझौता नहीं किया। तो एक निराशाजनक तरीके से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति हुई और पूर्ण रूप से ये सम्मेलन असफल सिद्ध हुआ। ऐसे समय में जब गांधी जी पुनः भारत आए और यहाँ आने के बाद में उन्होंने वायसराय विलिंगटन से पत्र व्यवहार किया
और उन्होंने वायसराय को कहा कि एक समिति बनाई जाए और वो समिति कहीं न कहीं इस बात की समीक्षा करे कि किस तरीके से भारत के अंदर संवैधानिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू किया जाए। परंतु विलिंगटन जो कि भारत विरोधी विचारधारा के समर्थक थे और वो किसी भी प्रकार से भारतीयों को कोई रियायतें नहीं देना चाहते थे। इसके विपरीत उन्होंने दमन चक्र पुनः प्रारंभ कर दिया और भारतीय जनमानस पर अनेक अत्याचार प्रारंभ हो गए। बहुत सारे लोगों को जेलों में भरने का कार्यक्रम शुरू हो गया। तो ऐसे समय में मजबूरी में गांधी जी ने ये तय किया कि वो अब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे और 1932 के अंदर भारत में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। और पुनः जो है गांधी जी ने ये कहा कि चूंकि ब्रिटिश सरकार ने गांधी इरविन समझौते को नष्ट कर दिया है, जो गांधी इरविन समझौते में जिन शर्तों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया था, उन शर्तों का किसी भी तरीके से पालन ब्रिटेन की सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए अब पुनः जो है वो बहिष्कार की नीति को जारी रखते हुए भारत के अंदर द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। परंतु इस समय कुछ परिस्थितियां भारत की बदल गई थी। लंबे समय से आंदोलन चल रहा था और उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। तो ऐसे ही समय में जब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, तब ब्रिटेन की सरकार ने भारतीयों को दबाने के लिए और भारतीय जन आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने अपना दमन चक्र और तीव्र कर दिया और ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी सेना और उनकी पुलिस की मदद से इस आंदोलन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसको कुचलने का प्रयास किया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दे दी गई थी। तो ऐसे समय में संपूर्ण भारतीय जनमानस में एक निराशा का माहौल हो गया और ये जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो उस तीव्रता को प्राप्त नहीं कर सका जो इससे पहले असहयोग आंदोलन में देखने को मिली। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था उसमें जो देखने को मिली वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। और ऐसे समय में ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र और तेज होता गया और भारतीय जो थे वो कहीं न कहीं हताशा और निराशा की ओर जाने लगे। तो 1934 के अंदर गांधी जी ने इस द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो इस तरीके से ये द्वितीय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो पूर्ण रूप से असफल हो गया। इस असफलता के बाद में संपूर्ण जो है जिम्मेदारी इस असफलता की वो गांधी जी की मानी गई और सुभाष बोस ने यहाँ तक कह दिया कि अब जो है गांधी जी भारत के अंदर एक असफल राजनीतिज्ञ के रूप में स्थापित हो गए हैं। इसीलिए अब कुछ और या अन्य तरीके से आंदोलन करने के लिए या भारतीय जो युवा वर्ग है उसमें पुनः जागृति लाने के लिए कुछ अन्य प्रयास किए जाने चाहिए। चूँकि इस समय में पूरे विश्व में अराजकता का माहौल हो गया था और कहीं न कहीं विश्व के अंदर जो विचारधाराएं थी वो भी दो भागों में बंटने लगी थी और द्वितीय विश्व युद्ध के कहीं न कहीं आसार लगने लगे थे। तो ऐसे समय में भारत में भी वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा कांग्रेस में अलग अलग तरीके से स्थापित हो गई थी। तो इन सब से अपने आप को दूर करते हुए गांधी जी ने 1934 के बाद में अपना शुद्धि आंदोलन प्रारंभ कर दिया और वे हरिजनों उद्धार के अंदर लग गए और उन्होंने कहा कि अब वो दलितों के उद्धार के लिए प्रयास करेंगे और दलित जो कि समाज की मुख्य धारा से दूर हो गए हैं उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे। तो गांधी जी का दलितों उद्धार का कार्यक्रम 1934 से प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इन परिस्थितियों पर अगर हम विचार करें तो जिस प्रकार से जो उम्मीद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भारतीयों को थी और जो आशा थी कि जिस प्रकार से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एक संघीय व्यवस्था की बात की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वैसा ही कुछ भारत में संघीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए और प्रांतों के अंदर और केंद्र के अंदर उत्तरदायी प्रशासन को स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जाएंगे। परंतु इन सब चीज़ों से कोई भी रिजल्ट, कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया
और एक थोड़ा सा निराशा या अराजकता का दौर इस समय में आ गया। लेकिन फिर भी इन सब घटनाओं से जो भारतीय जनमानस था उसके मन में कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कहीं न कहीं उनके मन में सजगता आने लगी। और आगे हम अपने अगले वीडियो में इसके आगे महत्वपूर्ण जो हरिजनोद्धार की बात हुई और दलित और गांधी जी के बीच में जो पैक्ट हुआ उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।